सर तो फिर अल्टरनेटिंग करंट तो हमेशा टाइम से चेंज होता है, टाइम टू हाँ हाँ, तो वो हमेशा अपोज करेगा। फाइंड इट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, आइडियल सोलेनॉइड, आइडियल सोलेनॉइड, आइडियल सोलेनॉइड का जो है सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करना है। तो ये हमारा जो है आइडियल सोलेनॉइड है, इसके जो है नंबर ऑफ टर्न्स हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कैपिटल N है, और स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स N जो है वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। इसके रेडियस या लेंथ जो है वो L है, उसका रेडियस हम चाहें तो ऐसे मान सकते हैं स्मॉल r, या ऐसे एरिया मान लेते हैं, एरिया है कैपिटल ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, A is the cross section area, small n is equal to number of turns per unit length। इस टाइप के डेरिवेशन में डेरिवेशन बहुत बेकार होता है, इसीलिए क्या करता होता है कि थोड़ा सा ये टर्म्स डिफाइन करके थोड़ा उसको लेंदी कर देना है। टोटल नंबर है ये n by l, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एरिया। अब इसका सेल्फ इंडक्टेंस हमें फाइंड करना है, तो सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करने के लिए हम एक करंट एज्यूम करेंगे। करंट एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है, करंट आई फ्लो कर रही है, तो उस करंट की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई। म्यू नॉट क्या है कि ये जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड का एरिया इनसाइड में वो वैकेंट है, एयर है, वैक्यूम प्रेजेंट है। क्या वो चेंज हो सकती है? हाँ, ऐसा चेंज हो सकता है कि कोई किसी लिक्विड में हम इंसर्ट करके रखे हुए हैं, या इनसाइड का मटेरियल जो है वो फिल कर दिया। ये चैप्टर नंबर 5 में है, कई सारे टाइप के मटेरियल होते हैं, फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। तो मान लो वहाँ पे कुछ मैग्नेटिक मटेरियल, कोई मटेरियल भी प्लेस्ड है, तो अकॉर्डिंगली जो है मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा, उसकी हम परमेबिलिटी यूज करेंगे म्यू आर। कोई अगर मटेरियल होगा तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, और ऐसे बी इज इक्वल टू म्यू एन आई लिख देंगे, और कुछ चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे एयर है, यस सर। तो अब उससे जो है फ्लक्स फाइंड करेंगे, तो टोटल फ्लक्स फाइंड करना है। तो फाई जो है, फाई एक टर्न के थ्रू, ये मैग्नेटिक फील्ड मान लिया कि किसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे ही होगा। यूनि आइडियल है तो वो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, तो किसी भी एक टर्न से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया ए, सिंगल टर्न का एरिया, एक सिंगल टर्न है और वहां से मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो बी इंटू ए। तो टोटल कितने टर्न्स हैं, ऐसे ऐसे टोटल n टर्न्स हैं, तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू एंड n, तो ये हो जाएगा बी ए इंटू एन। अब फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई, तो यहाँ पे फाई को बी के एक्सप्रेशन को पुट कर देना है, म्यू नॉट एन इंटू आई इंटू ए इंटू एल। तो यहाँ से जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा L इज इक्वल टू फाई डिवाइडेड बाई आई, फाई डिवाइडेड बाई आई करेंगे तो हो जाएगा म्यू नॉट एन ए इंटू कैपिटल N। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे कि याद रहे, तो ये जो है L से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो म्यू नॉट एन डिवाइडेड बाई एल इंटू एरिया। तो ये जो टर्म है वो मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ, क्या देगा ये, वॉल्यूम, वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो ये जो वॉल्यूम। L हो जाएगा म्यू नॉट, और ये होगा स्मॉल n, तो ये म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। तो अब इसमें देखोगे कि ये जो है सेल्फ इंडक्टेंस क्या करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, नहीं, ये एक उस सिस्टम की प्रॉपर्टी है। इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, मीडियम के ऊपर डिपेंडेंट है, मीडियम है, और ज्योमेट्री, छोटा सोलेनॉइड है, बड़ा सोलेनॉइड है, अकॉर्डिंगली जो है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो मीडियम एंड ज्योमेट्री, मीडियम एंड ज्योमेट्री के ऊपर, शेप एंड साइज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, शेप एंड साइज के ऊपर। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वी। अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन मान लो एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन कि दे दिया है नंबर ऑफ टर्न्स इतने हैं, उसकी लेंथ इतनी है, रेडियस इतनी है, फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस। दूसरा दिया हुआ है कि एक सोलेनॉइड है, वो ऐसा है, उसको बाद में हम टर्न को डबल कर देते हैं, लेंथ को हाफ कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। तो जो भी है L1 बाई L2 इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला पुट करके फिर सारी वैल्यूज को वहां पे लिख लेंगे।
तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, ये बिल्कुल याद रहना चाहिए, म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड। अब सेल्फ इंडक्टेंस तो हमने फाइंड कर लिया। अब दूसरा एक डिवाइस होती है इंडक्टर। इंडक्टर, तो इंडक्टर क्या है कि माइक्रो वर्जन ऑफ सोलेनॉइड है, मतलब सेम ही टाइप का होता है, एक कॉइल होता है बस ऐसे छोटा सा, ऐसे बॉल बहुत पेन छोटा के है। स्प्रिंग की हाँ तरह से सर। ऐसे। ये जो है ये है इंडक्टर, और ये इंडक्टर है आइडियल। ये इंडक्टर है आइडियल इंडक्टर, आइडियल इंडक्टर। जो रियल इंडक्टर होगा, रियल इंडक्टर में अब यहाँ पे क्या है कि इसमें हम ये मान रहे हैं कि भाई इस जो वायर से बना हुआ है उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो रियल इंडक्टर में कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। तो वो रेजिस्टेंस क्या होगा, उस रेजिस्टेंस को हम कैसे डिनोट करते हैं कि ये एक आइडियल इंडक्टर और उसके साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा एक रियल इंडक्टर। इसका इंडक्टेंस जो है एल है, इसका रेजिस्टेंस आर है, रियल टाइप का इंडक्टर। आइडियल में हम ये मान रहे हैं कि वायर का जो है कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, जीरो रेजिस्टेंस का है। तो अब इस इंडक्टर में जो है करंट फ्लो हो रही है, इस इंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है ऐसे। तो कभी भी इंडक्टर के थ्रू अगर करंट फ्लो होगी तो उसके क्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो यहाँ से मान लो ये ए है और ये पॉइंट जो है बी है, तो यहाँ से करंट फ्लो हो रही है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है और इंडक्टेंस है इसका एल। तो इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है, फाई इज इक्वल टू एल आई हम जानते हैं। तो व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी का मतलब माइनस एल डी आई बाई डी टी। एल वेल अगर चेंज नहीं हो रहा, माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो इसके क्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस होगा माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो अब किरचॉफ्स लॉ हमें इसमें लिखना है, किरचॉफ्स लॉ लिखना है कि सर्किट में कहीं पे आएगा तो किरचॉफ्स लॉ, क्योंकि यहाँ पे इसके क्रॉस भी एक पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। पोटेंशियल ड्रॉप का मैग्नीट्यूड कितना है, एल डी आई बाई डी टी। वो पोटेंशियल ड्रॉप का एग्जिस्टेंस कब तक रहेगा, जब तक करंट चेंज होती है। करंट चेंज ही नहीं होगी तो ये इंडक्टर क्या करेगा, सीधे चुपचाप एक वायर की तरह से एक्ट करेगा। इसका रोल तभी होगा जब करंट चेंज हुआ तो तुरंत ये बेचैन हो जाएगा कि करंट चेंज ना हो। तो उस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड है, तो मान लो हमें किरचॉफ्स लॉ अगर लिखना है, ऐसे में किरचॉफ्स लॉ लिखने की जरूरत है, तो उसमें कन्वेंशन जो अब हम रेजिस्टेंस में कैपेसिटेंस में फॉलो करते थे वो बिल्कुल सेम ही कन्वेंशन फॉलो करना है। बिल्कुल ध्यान से समझ लेना है, कई जगह पे अलग अलग कन्वेंशन लिखा हुआ है, उसको डिकोड करने की कोशिश नहीं करना है। जो कन्वेंशन हमारा किरचॉफ्स लॉ का है वही कन्वेंशन यहाँ पे भी फॉलो होगा। क्या कन्वेंशन है वहां पे कि करंट के डायरेक्शन में जाते हैं। नितिन बताओ। सर जो कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस इन सेल्फ इंडक्टेंस है ना सर, सो वायर के प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब वायर अगर कॉपर का होगा या फिर एल्यूमिनियम का होगा वैसा कुछ। आ, वो उसके ऊपर डिपेंड कर सकता है, मतलब अगर वायर के ऊपर रखेंगे तो हाँ ठीक है, वायर के ऊपर डिपेंड करेगा, बट यहाँ पे ऐसा कुछ उसका डिपेंडेंसी नहीं है। ये रेजिस्टेंस वाला टर्म रियल के केस में कुछ चेंज आएगा, बट वो कॉयल सर वायल के। सर 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 वही ये वायर इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा उसमें अगर डिफरेंट होगा तो। हाँ, अगर यहाँ से देखेंगे जो सर सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड किया म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, तो किसी भी वायर का अगर हम सेम वॉल्यूम का सेम नंबर ऑफ टर्न्स का बनाते हैं तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस सेम ही रहेगा। जी सर। कॉपर का बना है, एल्यूमिनियम का बना है, कुछ भी बना है, वो तो एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम है। तो म्यू नॉट अगर कांस्टेंट है, वैक्यूम है, नंबर ऑफ टर्न्स हम सेम रख रहे हैं, सेम वॉल्यूम का बनाया, एक कॉपर का एक एल्यूमिनियम का है, तो सेल्फ इंडक्टेंस उसका सेम रहेगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा। हाँ सर, मतलब रियल के केस में अगर देखेंगे तो। हाँ, रियल के केस में देखेंगे तो। हाँ सर। तो इसमें किरचॉफ्स लॉ अगर लिखते हैं, किरचॉफ्स लॉ लिखते हैं, तो इसके लिए किरचॉफ्स लॉ का वही कन्वेंशन है जो हमारे रजिस्टर और कैपेसिटर के लिए है कि करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज, करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज, कितने का डिक्रीज, जितना उसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। तो यहाँ से अगर हम कभी भी ऐसा मानते हैं लूप में हमें कहीं पे भी करंट अगर मिल गई, तो ऐसा अगर लिखते हैं वी ए, करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो इंडक्टर के क्रॉस कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। कितने का ड्रॉप होगा, एल डी आई बाई डी टी। ये माइनस माइनस नहीं सोचना है बिल्कुल, एल डी आई बाई डी टी पोटेंशियल का ड्रॉप है, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, माइनस है,
कितने का ड्रॉप, एल डी आई बाई डी टी कहाँ पहुंच गया, पॉइंट बी पे, एल डी आई बाई डी टी। तो यहां से जो वी ए माइनस वी बी है वो हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी। अब इसमें मान लो ये करंट पॉजिटिव है या करंट नेगेटिव है, करंट इंक्रीज हो रही है, मान लिया कि करंट इंक्रीज हो रही है, करंट आई टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, तो डी आई बाई डी टी क्या है, डी आई बाई डी टी जो है वो पॉजिटिव टर्म है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव डी आई रहेगा। बाई डी यस टी सर। पॉजिटिव होगा तो मतलब ए और बी, ए हाई पोटेंशियल, ये टर्म पॉजिटिव आ जाएगा, तो ए हाई पोटेंशियल पे होगा, बी लो पोटेंशियल पे होता है, मतलब ये इंडक्टर पोटेंशियल। कैसे बिहेव करेगा, ये इंडक्टर ऐसे बिहेव कर रहा होगा, एक बैटरी जिसका ईएमएफ जो है वो एल डी आई बाई डी टी के बराबर है। अब वही अगर करंट डिक्रीज, तो यहाँ पे देखो करंट अगर बढ़ रही है तो ये ऐसे अपोज कर रहा है एक बैक ईएमएफ जनरेट करके, और वही अगर करंट डिक्रीज होती है तो डी आई बाई डी टी हमारा नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा, ये नेगेटिव मतलब अभी बी हाई पे है तो इसकी पोलैरिटी अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। तो हमारा लिखने का कन्वेंशन वही रहेगा, जैसे जो सिचुएशन होगा वो अपने आप अडॉप्ट हो जाएगा, हमें अपना सेंस लगा के नहीं देखना है कि किधर कर रहा है, इधर कर रहा है या उधर कर रहा है, कुछ नहीं, बस हमें एल डी आई बाई डी टी पोटेंशियल डिफरेंस मानना है, अगर इंक्रीजिंग होगा तो पॉजिटिव होगा, डिक्रीजिंग होगा तो नेगेटिव होगा। नहीं पता है डी आई बाई डी टी, हम सॉल्व करके बता रहे हैं, डी आई बाई डी टी फाइंड कर रहे हैं, तो अगर डिक्रीज कर रहा होगा तो अपने आप वो पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे बिहेव करेगा, ये हो गया इसके लिए किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, और इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, मान लो डी आई बाई डी टी कॉन्स्टेंट है, डी आई बाई डी टी करंट कॉन्स्टेंट है, करंट कॉन्स्टेंट है, डी आई बाई डी टी जीरो हो जाएगा, जब डी आई बाई डी टी जीरो है तो किस कैसा बिहेव करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, मतलब ये प्योर कंडक्टिंग वायर की तरह से ऐसा लगेगा कि वो है ही नहीं, आइडियल कंडक्टर, ठीक है। सर इसका यूज क्या है हाँ सर सर। इंडक्टर का? इंडक्टर का यूज ये है कि जैसे जो हमारा चोक कॉयल होता है, चोक कॉयल में इंडक्टर लगा हुआ होता है, तो ये भी क्या करता है, करंट चेंज का अपोज ही करता है, तो किसी भी डिवाइस में सडन अगर करंट चेंज फ्लो होती है तो वो क्या कर सकती है कि डैमेज कर सकती है, आर्मेचर वार्मेचर जो है रोटेटिंग पार्ट है वो डैमेज हो सकता है, तो ये करंट का अपोज करता है विदाउट एनी लॉस, रेजिस्टेंस भी अपोज करता है लेकिन वो कुछ हीट लॉस करता है, इंडक्टर क्या करता है, अपोज करता है बट कोई भी लॉसेस बहुत ही इसमें कम होते हैं, ठीक है। आइडियल इंडक्टर होगा तो जीरो लॉस, और अगर रियल इंडक्टर होगा तो उसमें कुछ रेजिस्टेंस होगा जिस वायर से बना हुआ होगा, तो वो अपोज कुछ हीट लॉस करेगा। थोड़ा हीट। तो हम आगे देखेंगे इसकी यूटिलिटी कि ये रजिस्ट करने का काम करता है विदाउट एनी लॉस, ठीक है, ये पर्पस। मतलब वो सर जो एनर्जी, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से वो कहाँ जाता है वो एनर्जी? नहीं, उस मोमेंट पे ये करंट तो बढ़ेगी, करंट जैसे है 0 से मान लो 10 एम्पियर तो जाएगा ही, लेकिन वो 0 से 10 एम्पियर सडन जाएगा तो कुछ डैमेज हो सकते हैं, रोटेटिंग पार्ट में जो है सडन उतना करंट फ्लो हुआ, सडन रोटेट हुआ तो एक इम्पल्स टाइप का एक्ट कर जाएगा, तो डैमेज हो सकता है, तो वो 0 से 10 तक जाएगा, उसके ड्यूरेशन को बढ़ा देगा, ये करंट तो उतना ही सेट होगा, एनर्जी का लॉस नहीं करेगा, बट वो ड्यूरेशन अपोज कर करके धीरे धीरे डी आई बाई डी टी चेंज होता जाएगा, तो इसका अपोज कम होता जाएगा, फिर चीजें सेट हो जाएंगी, मतलब अचानक से तुम्हारे ऊपर लोड ना पड़े, उसके लिए क्या है, धीरे धीरे लोड बढ़ता जाएगा, इस टाइप का। हाँ यस सर। टाइम डिले करा दे। हाँ, तो टाइम जो है वो डिले करा देगा, तो करंट का अपोज करता है विदाउट एनी लॉस, ठीक है। तो इसमें सर्किट में यस क्वेश्चन सर। कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी इंडक्टर है, इंडक्टर के बाद रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पे कैपेसिटर भी है, एलसीआर सर्किट। ये है। तो इसमें ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसमें चार्ज जो है ये 20 माइक्रो फैराड है, और ये माइनस है और ये प्लस है, 20 माइक्रो फैराड चार्ज है और 5 या ऐसा बोल सकते हैं 60 माइक्रो कूलम या कैपेसिटेंस इसका मान लेते हैं। कैपेसिटेंस इसका है 2, ये तो चार्ज ही लिख दिया ना यार, तो
सर वो तो म्यू फैराड लिखे हैं ना। हाँ ठीक है, कैपेसिटेंस तो लिखा है। ये चार्ज कैपेसिटेंस हो गया, ठीक है, मान लेते हैं चार्ज है ये, और कैपेसिटेंस है इसका, ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है 20 माइक्रोकूलम का, और इसका जो कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड। ये चार्ज है, इस मोमेंट पे इसमें करंट फ्लो हो रही है और करंट की वैल्यू है 2 एम्पियर। ये जो है 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट है। ये इंडक्टेंस L इज इक्वल टू 2 हेनरी, 2 हेनरी रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 5 ओम, 5 ओम ये कनेक्टेड है। हमें फाइंड करना है, फाइंड VA माइनस VB, फाइंड VA माइनस VB। किस केस में? फर्स्ट केस है, करंट जो है इस मोमेंट पे 2 एम्पियर है एंड करंट इज इंक्रीजिंग एट द रेट 2 एम्पियर पर सेकेंड। सेकेंड है, करंट इज इक्वल टू 2 एम्पियर ही है एंड करंट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 एम्पियर पर सेकेंड। 2 एम्पियर पर सेकेंड, और C जो है वो करंट इज इक्वल टू 2 एम्पियर एंड करंट इज कांस्टेंट। तो हमें फाइंड करना है कि VA माइनस VB क्या होगा। तो इक्वेशन वही किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना है। बताओ, जैसे मान लो 1 में हम लिखते हैं, 1 के लिए लिखते हैं, करंट अब इंक्रीज कर रहा है, ए पार्ट है, ए के लिए यहां से लेते हैं, ए इज इक्वल टू VA, ए से स्टार्ट करेंगे, बैटरी के क्रॉस नेगेटिव से पॉजिटिव इंक्रीज, कितने का इंक्रीज 20, अक्रॉस इंडक्टर माइनस LdI/dt, करंट के डायरेक्शन में ही है ये, माइनस LdI/dt, तो माइनस LdI/dt, अक्रॉस रेजिस्टेंस करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज -10, बैटरी नेगेटिव से पॉजिटिव इंक्रीज, और कैपेसिटर में नेगेटिव से पॉजिटिव इंक्रीज, इंक्रीज कितने का हुआ 20 डिवाइडेड बाई C, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4, वापस पहुंच गया B पे। तो VA माइनस VB जो है वो हो जाएगा कितना, VA माइनस VB इज इक्वल टू LdI/dt, 24 माइनस 40, ये हो जाएगा ना 24 माइनस 10 माइनस 14 प्लस 14 आएगा तो इधर। -10। तो फर्स्ट में करंट इंक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है, तो फर्स्ट केस के लिए यहाँ पे हो जाएगा VA माइनस VB, L है 2 और DI/dt इंक्रीजिंग, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 14, तो ये हो जाएगा -10 वोल्ट। सेकेंड केस में B में VA माइनस VB इज इक्वल टू डिक्रीजिंग, तो यहाँ पे -2 इंटू 2 और -14, तो ये आ जाएगा -18 वोल्ट। और C पार्ट में DI/dt 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा VA माइनस माइनस -14 वोल्ट। हाँ सर। तो ऐसा कभी अगर इनकाउंटर हुआ सर्किट में तो हम इस तरीके से लिख लेंगे, या तो पोटेंशियल ड्रॉप दिया हुआ है, DI/dt पूछा हुआ है, तो ऐसा इक्वेशन लिख लेंगे, वहां से DI/dt कैलकुलेट कर लेंगे। तो पॉजिटिव आया तो करंट बढ़ रही है, नेगेटिव आया तो करंट डिक्रीजिंग है, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। सर आपने क्या बोला पॉजिटिव? अगर मान लो DI/dt के बारे में पूछा हुआ है कि DI/dt बताओ, और यहाँ पे हमने वोल्टेज फाइंड किया, वोल्टेज दिया हुआ है और करंट के बारे में पूछा हुआ है, तो वोल्टेज लिख लेंगे, जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा ऐसे लिख लेंगे, और वहां से DI/dt इवेलुएट करेंगे। अगर DI/dt पॉजिटिव है तो करंट इंक्रीजिंग है, अगर DI/dt नेगेटिव है तो करंट डिक्रीजिंग है, ठीक है। यस सर। तो एनर्जी इज स्टोर्ड इनसाइड द इंडक्टर, एनर्जी stored inside
इंडक्टर कि जैसे कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हो रही थी, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हो रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो यहाँ पे एनर्जी स्टोर होगी मैग्नेटिक फील्ड में। कि जो भी है किसी मोमेंट पे करंट इनिशियली 0 था, इंडक्टर यहां से कनेक्टेड था और इंडक्टर इस सर्किट में है, इंडक्टर इस सर्किट में है, तो करंट तो इनिशियली 0 है। अब कोई एक्सटर्नल पावर का सोर्स है, वो एक्सटर्नल पावर का सोर्स करंट को सेट करने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ रही है। इंडक्टर क्या कर रहा है कि करंट चेंज का अपोज कर रहा है। तो फाइनली जो करंट सेट होगी उसको स्टैब्लिश करने में बैटरी को या जो भी ईएमएफ का सोर्स है उसको कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क जो भी होगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज इक्वल टू पावर। इलेक्ट्रिकल के केस में पावर कैसे फाइंड करते हैं? इलेक्ट्रिकल के केस में पावर हो जाएगा वोल्टेज इंटू V into I. करंट, V इंटू आई। तो यहां से जो वर्क डन होगा, वर्क डन इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। अब करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है आई, कितना वोल्टेज ड्रॉप है? वो है एल डी आई बाई डी टी, पोटेंशियल डिफरेंस कि इसमें कितनी करंट है और किसी मोमेंट पे कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल ड्रॉप है एल डी आई बाई डी टी। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टोटल वर्क डन, टोटल मेहनत, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, यही हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट Into होता है dt. नहीं इंटू dt होगा। Into dt एक लगेगा। यार, हाँ सर। हाँ भाई, सर VI T कर दीजिए। अबे यार कहाँ कहाँ आंसर डाल गया भाई। चलो ठीक है, अब तो जाएगा ना, ही पड़ेगा इसको। तो L इंटू डी आई, इसको यहाँ पे लिख लेंगे L इंटू डी आई। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी आई इंटू डी टी। तो वी आई इंटू डी टी, यहाँ से होगा एल डी आई बाई डी टी। तो v इंटू डी टी हो जाएगा L इंटू डी आई, ये हो जाएगा टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन के लिए इसको इंटीग्रेट करना होगा कि इसमें करंट I फ्लो हो रही है और इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप था वो था एल डी आई बाई डी टी। तो v इंटू डी टी इज इक्वल टू एल डी आई। तो करंट जो है, करंट वेरिएबल है, L तो करंट से इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, तो टोटल जो वर्क डन होगा वही क्या हो जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो होगा वर्क डन, दिस इज इक्वल टू टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू L, और ये हो जाएगा I इंटू डी आई। I square. आई कहाँ से इंक्रीज कर रहा है? 0 से मैक्सिमम करंट हाँ I। सिंपली स्क्वायर जैसा है ना। हाँ वैसे ही आएगा। तो ये हो जाएगा हाफ एल आई स्क्वायर। तो चेंज वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू L, और I हो जाएगा एल आई स्क्वायर। तो आई नॉट स्क्वायर divided by 2. So what is the potential energy stored inside the inductor? U is equal to half L I naught square. उस मोमेंट पे जो करंट फ्लो हो रही है और जो इंडक्टेंस है वो हो जाएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में है? ये पोटेंशियल एनर्जी है मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी है वो स्टोर्ड जो इंडक्टर के इनसाइड में है, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। अब L की वैल्यू को अगर पुट कर देते हैं, L की वैल्यू को अगर पुट करते हैं, L U इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, टोटल पोटेंशियल एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर। L की वैल्यू क्या है? L की वैल्यू है म्यू नॉट N स्क्वायर इंटू वॉल्यूम इंटू है ये आई नॉट स्क्वायर। तो यहाँ पे वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, U डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ म्यू नॉट N स्क्वायर इंटू आई नॉट स्क्वायर। तो ये है टोटल पोटेंशियल एनर्जी और ये है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा स्मॉल यू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और एनर्जी डेंसिटी। ये जो है एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और एनर्जी तो डेंसिटी। स्मॉल u लिख देना सर। हाँ स्मॉल यू,
ये जो है स्मॉल यू है। अब दोनों यू एक ही जैसे हैं तो यहाँ से थोड़ा सा ऐसे बना देंगे, ये स्मॉल यू, ये कैपिटल यू बाई वी हो जाएगा स्मॉल यू। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी दिख डेंसिटी नहीं इज रहा इक्वल टू लेकिन सर वहाँ वो स्मॉल यू है सर भाई। 11th में स्मॉल यू इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेंथ था ना। हाँ हाँ पिस्टस, ये लो भाई, इसको अलग डेजा वो हो रहा है ये। ने क्या करो सर हाँ हाँ, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेस ज्यादा पड़ रहा है ये, एन स्क्वायर, ये है एन स्क्वायर और ये है आई नॉट स्क्वायर। सर आज तो ज्यादा हो गया, मेरे को तो वही लग रहा है। म्यू नॉट से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, म्यू नॉट से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट स्क्वायर, ये जो स्मॉल यू है स्मॉल यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर। तो म्यू नॉट एन आई इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हो जाएगा बी यस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट। बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। तो ये इसके लिए हमने डिराइव किया है, बट इट इज द एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कैपेसिटर से हम डिराइव करते थे एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई ई स्क्वायर। स्क्वायर यस हाफ सर, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यहाँ हाफ पे बी एप्सिलॉन स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी डेंसिटी। इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में इतनी एनर्जी है, तो यहाँ से 2 पॉइंट है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर हाफ एल आई स्क्वायर, जितनी करंट फ्लो हो रही है, पोटेंशियल ड्रॉप एल डी आई बाई डी टी, एनर्जी डेंसिटी इनसाइड द इंडक्टर या इनसाइड एनी मैग्नेटिक फील्ड, वो हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। तो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है वहाँ तो डायरेक्टली वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने से हमारी एनर्जी आ जाएगी, बट ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पे हमें कहीं पे अगर पूछा जाए कि फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, भाई कोई वायर है, वायर को हमने बैटरी से कनेक्ट किया, वो वायर जो है करंट सेट हो रहा है, तो बैटरी की एनर्जी तो लॉस हो रही है। अब वो एनर्जी किस फॉर्म में लॉस हो रही है, वो जो बैटरी की एनर्जी लॉस है उसमें वायर के रेजिस्टेंस में कुछ जाएगा, और बाकी जो उसने मैग्नेटिक फील्ड सेट किया हुआ है उस मैग्नेटिक फील्ड में इतनी एनर्जी है, जिसकी एनर्जी डेंसिटी है बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। ठीक है, यस सर। यस सर। तो ये हो गई एनर्जी डेंसिटी इसमें। अब इंडक्टर कनेक्टेड टू, आराम से, इंडक्टर कनेक्टेड टू अ बैटरी, आइडियल इंडक्टर। कि कोई एक आइडियल इंडक्टर है, मतलब रेजिस्टेंस नहीं है, आइडियल इंडक्टर कनेक्टेड टू बैटरी, बैटरी के अक्रॉस कनेक्टेड है ऐसे। ऐसा कनेक्शन है, स्विच क्लोज कर दिया गया t इज इक्वल टू 0 पे, इंडक्टेंस L है, करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी, किसी मोमेंट पे करंट, इसमें हमें क्या फाइंड क्या करना है, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, कि इंडक्टर में करंट का क्या हो रहा है। आइडियल है सिर्फ इंडक्टर, ये करंट किसी मोमेंट पे है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, केवीएल अप्लाई करेंगे, अपना वही लॉ हमेशा जो है अप्लाई होगा, वीए अक्रॉस बैटरी प्लस ई अक्रॉस इंडक्टर, पहुंच गया स्टार्टिंग पॉइंट पे। मतलब ये इक्वेशन क्या आ गया, ये इक्वेशन ये बोलता है कि जो बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वही इंडक्टर के अक्रॉस है, और वही तो होना भी चाहिए, दोनों सेम ही पॉइंट पे कनेक्टेड है। तो E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। अब आइडियल बैटरी है, आइडियल बैटरी का ईएमएफ टाइम से इंडिपेंडेंट होता है, रेजिस्टेंस तो जीरो होता तो हम ऐसे डी आई जो है वो मान लेंगे ई डी टी बाई एल, ई डी टी बाई एल। तो नेट करंट के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे, किसी जीरो पे तो करंट जीरो है, कोई करंट नहीं फ्लो कर रही है, यहाँ पे करंट टी है,
t टाइम पे करंट I है, तो ये इंटीग्रेशन से आ जाएगा I इज इक्वल टू ET बाई L। मतलब करंट जो है वो लीनियरली इंक्रीज करता जाएगा, ये लीनियर करंट बढ़ता ही जाएगा उसमें। जैसे शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है कि इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ करंट, जीरो रेजिस्टेंस से किसी वायर का बैटरी को हम कनेक्ट कर दिए तो वो शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट का मतलब वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी टाइम के साथ करंट बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता जाएगा इनफाइनाइट, मतलब अल्टीमेटली वो शॉर्ट ही हो जाएगा। तो अगर ऐसा है कि इंडक्टर हम कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के क्रॉस, तो करंट लीनियरली चेंजेस इनसाइड द इंडक्टर, और ये हो जाएगा इसका ग्राफ। थोड़ा बहुत छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाएंगे, tan थीटा इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई L, ऐसा कुछ ये हो जाएगा। हाँ सर। तो ये इसका हुआ लीनियर वेरिएशन इंडक्टर का। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर